हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राज स्टडी में। आज हम लोग इतिहास के अध्याय 5 का देखने वाले हैं, जो कि चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। इसका एक क्वेश्चन हम लोग 2 क्वेश्चन देख चुके थे। औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, और बुर्जुआ वर्ग, मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग, ये 2 क्वेश्चन हम देख चुके थे। आज हम लोग इसका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही वाइटल क्वेश्चन देखने वाले हैं। उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, और औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को कैसे जन्म दिया। एक क्वेश्चन में मतलब 2 क्वेश्चन अटैच है, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, और पूछा जाता है। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि पिछले साल नहीं पूछा गया, तो इस बार ज़्यादा चांसेज है कि इस क्वेश्चन को प्रीफर बोर्ड करेगा ही करेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों में जो भी आपका फ्रेंड हो उसे शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि 10th का अच्छा से कवरअप करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग पहले उपनिवेशवाद होता क्या है, उसने कैसे जन्म लिया और किसे कहते हैं। ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को कैसे जन्म दिया, उससे कैसे मतलब औद्योगिकरण से कैसे उपनिवेशवाद का विकास हुआ। ये सारी चीज़ हम इसमें देखने वाले हैं। उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है कि किसी देश पे अपना शासन करना, सत्ता जमाना, मतलब किसी भी तरीके से, जैसे कोई वस्तु के लालच देगा या कोई तरीके से उस पर अपना, या सैन्य शक्ति के बदौलत ही उस दूसरे देश पे अपना कब्जा जमा लेना। जैसे कि इंग्लैंड ने किस पे, भारत पे क्या किया था, उपनिवेशवाद किया था। मतलब ये नहीं कहेंगे कि भारत ने इंग्लैंड पे उपनिवेशवाद किया था, इंग्लैंड ने भारत पे क्या किया था, उपनिवेशवाद किया था। और उसने किसके द्वारा किया था, औद्योगिकरण के द्वारा ही किया था। आपको पता होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद ही भारत गुलाम होना शुरू हो गया। चलिए देखते हैं। उपनिवेशवाद उस पद्धति को कहते हैं जिसके तहत सैन्य शक्ति से संपन्न कोई देश किसी अन्य देश पे अपना कब्जा जमा कर वहाँ शासन करने लगता है। मतलब कोई देश यदि सशक्त है, उसके पास ज़्यादा सैनिक है, ज़्यादा मतलब यानी कि परमाणु मिसाइल सब है, या अपने में ज़्यादा स्ट्रांग है, तो या विकसित देश है, तो वो क्या करता है कि जो छोटे, मतलब छोटे, जिसके पास कम सैनिक बल होता है या किसी भी दृष्टि से वो कमज़ोर रहता है, तो उस पर क्या करता है, अपना कब्जा जमा लेता है। तो उसी पे, और उस पर क्या करने लगता है, शासन करने लगता है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन ने भारत पे अपना अधिकार जमा लेता है। ऐसा नहीं कि भारत मेरा कमज़ोर था, ये इसमें मतलब अंग्रेज अपना नीति ही ऐसे अपनाया था, फूट फूट डालो और शासन करो। इसके तहत मतलब भारतीयों के दिल में वो मतलब इस तरह से हावी हो गया था कि धीरे धीरे वह ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत पे क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। और मतलब वो औद्योगिकरण से ही भारत पे कब्जा हुआ था। और जैसे फ्रांस द्वारा हिंद चीन पर अधिकार जमा लेना आदि, मतलब जैसे फ्रांस के द्वारा भी हिंद चीन पर अपना अधिकार जमा लेना। अब के समय में थोड़ा, अब के समय में ना के बराबर है, क्योंकि अब के समय में सब अपना अपना देश में सबका अपना औद्योगिकरण है। पहले किसी किसी विकसित देश, यूरोपीय कंट्री के पास ज़्यादा होता था, तो वो सब मतलब दूसरे देश सब पे ज़्यादा मतलब प्रभाव डालता था उपनिवेश से, कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, वस्तु को उत्पादन, हम आपके यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे तो आपका देश ऐसा विकसित हो। ऐसे करते करते उस देश पे क्या कर लेता था, शासन मतलब कब्जा जमा लेता था। तो चलिए, और अब ये देखते हैं कि औद्योगिकरण ने मतलब उपनिवेशवाद को कैसे जन्म दिया। उपनिवेशवाद समझ गए हम लोग। अब देखते हैं ये कि औद्योगिकरण से कैसे इसका विकास हुआ था, मतलब कैसे इसने अपना औद्योगिकरण से पैर पसारना शुरू कर दिया था। औद्योगिकरण के बारे में हम बता चुके थे कि औद्योगिकरण होता क्या है। अब इसमें सिर्फ हम इसको रिलेट करना है। पहला क्वेश्चन मेरा यही था इस चैप्टर का, कि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। तो इसमें सिर्फ ये बताएंगे कि उससे हम इस क्वेश्चन को रिलेट कैसे करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि ऐसे ही मतलब दोनों को एक साथ अटैच करके पूछा गया है। उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, साथ ही औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म कैसे दिया। अलग भी पूछ सकता है कि औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म कैसे दिया। तो चलिए देखते हैं। औद्योगिकरण उस औद्योगिक क्रांति को कहते हैं जिसमें वस्तु का उत्पादन मानव श्रम द्वारा न होकर मशीनों के द्वारा होती है। ये बताए थे कि जिसमें मशीनों के द्वारा बड़े लेवल पे मतलब ज़्यादा मात्रा में वस्तु का उत्पादन होता है, उसमें क्या होता है कि मानव मतलब मैन पावर की आवश्यकता कम पड़ती है। औद्योगिकरण ने उत्पादन बड़े ही पैमाने पर होता है, और इसके द्वारा मतलब मशीनरी के द्वारा थोड़ा अच्छा भी, क्वालिटी में भी अच्छा आता है। जैसे डिज़ाइन करना चाहते हो वैसे कर सकते हैं, और बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अवेलेबल भी हो सकता है। इसलिए मतलब इसका ज़्यादा मान्यता देने लगा था उस समय में, और मानव के विकास के लिए ज़रूरी भी था।
बड़े पैमाने पर वस्तु का उत्पादन होने के कारण बिक्री के लिए बाजार की भी आवश्यकता पड़ती थी। बाज़ारों तक वस्तु को ले जाने के लिए अब क्या बाज़ार हम कैसे ले जाएँगे? वहाँ तक मार्ग रहेगा। जैसे मेरे किसी का गाँव रहता है, ऐसी जगह रहता है जहाँ की मतलब मुख्य मार्ग जहाँ पे रहता है या मार्केट रहता है, वहाँ पे ट्रक वगैरह अब भी ग्रामीण क्षेत्र में नहीं जा पाते हैं। फोर व्हीलर छोटा गाड़ी सब चल जाता है, लेकिन ट्रक जो 10 चक्का से ऊपर का होता है वो वाहन सब नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे रहेगा तो यदि कहीं मैन्युफैक्चरिंग होगा तो सामान ले जाने में दिक्कत होगी। इसलिए बाज़ार तक वस्तु को पहुँचाने में क्या होना चाहिए? सड़क और रेलगाड़ी की भी व्यवस्था होनी चाहिए। औद्योगिकरण से मानव में बेरोजगारी की भी समस्या उत्पन्न होगी। अब ना धीरे-धीरे मतलब अपना लोग दूसरे तरह से ढलते गया। औद्योगिकरण आने के बावजूद भी मतलब दूसरे तरीके से अब अपना काम ढूँढने लगा और मतलब बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एकाएक जब औद्योगिकरण सोचिए कि जब एकाएक आया होगा औद्योगिकरण, तो सबके दिलों में हलचल पैदा हो गया होता है। जो मज़दूर वर्ग होंगे, अब मेरा काम कहाँ होगा? मतलब कैसे मतलब पूरा बेरोज़गार ही हो जाएँगे, क्योंकि मशीन वाला आया होगा तो मज़दूर का बहुत ही कम आवश्यकता पड़ती होंगे। जैसे सड़क बनाने में पहले बहुत ज़्यादा मज़दूर लगता था, लेकिन जब जेसीबी सब जो मशीनरी वर्क आया तो बहुत ही कम होने लगा। लेकिन मशीनरी का विकास होना ज़रूरी भी था मानव जीवन को सुलभ करने के लिए, आसान बनाने के लिए और विकसित करने के लिए। नहीं तो दूसरे प्लानेट का जीव-जंतु पृथ्वी पर ज़्यादा हावी हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं, वास्तव में औद्योगिकरण उपनिवेशवाद को जन्म दिया। मतलब अब अगर यदि वास्तव में देखा जाए तो औद्योगिकरण ने ही क्या किया? उपनिवेशवाद को जन्म दिया। मतलब मान के चलिए क्या कि इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई। यहाँ पे मतलब धीरे-धीरे देखने लगा कि मतलब यहाँ पे उम स्टार्टिंग में तो कोई वर्चस्व नहीं दिखाता था, सिर्फ अपना वहाँ पे कंपनी लगवाते थे और लोगों को सुविधा प्रोवाइड करते थे। लोग अच्छे ढंग से रहने मतलब रहते थे, मतलब अच्छी-अच्छी चीज़ें मिलती थी कि या वस्त्र हो गया या दूसरे भी चीज़ हो गया, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, तो वो सब भी अच्छे डिज़ाइनरी वर्क में होने लगे थे। वही अगर बगल का कोई देश रहेगा, देखेगा दूसरे देश में मतलब औद्योगिकरण से ज़्यादा विकसित हो रहा है, तो वो क्या चाहेगा कि मेरे भी देश में आए। लेकिन वो स्टार्टिंग में तो ये नहीं जान पाता कि इससे हम उसका गुलाम हो जाएँगे, वो चीज़ का गुलाम हो जाए। जैसे अभी हम लोग क्या है कि मोबाइल के बिना कुछ देर भी नहीं रह सकते, जिसको मतलब बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल के बिना अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि अब उसका हम लोग क्या हो गए, एक तरह से मोबाइल का हम लोग गुलाम हो गए हैं। तो वो बात तो बाद में पता चल पाता है, लेकिन ज़रूरत रहता है तो अब ऐसा नहीं है कि हम लोग मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि समय के अनुसार हमें ज़रूरत भी है। तो इस तरह से मतलब सब देश चाहता है कि हमारे यहाँ कोई आके मतलब वो निवेश करे और उसके बाद हमारे देश को मतलब विकसित हो। तो उसी से क्या होता था कि निवेश करने के ही दौरान उसपे क्या होता है, उपनिवेश मतलब उसके गुलाम होते चल जाता था। यदि वास्तव में देखा जाए तो क्या औद्योगिकरण ने ही उपनिवेशवाद को जन्म दिया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि औद्योगिकरण की सफलता के बाद उपनिवेश की छीना-झपटी, विस्तार आदि घटना बढ़ने लगी। जब औद्योगिकरण सफल होने लगा, मतलब फैक्ट्री वगैरह ये सब सफल होने लगा, तो सब देश में छीना-झपटी होने लगा कि नहीं मेरे देश में लगेगा तो मेरे देश में वो कंपनी कहने लगा कि हम लगाएँगे तो हम लगाएँगे। इसकी मतलब क्या होने लगी? छीना-झपटी, मतलब इसकी ऐसी घटनाएँ बहुत होने लगी। जिस देश को उपनिवेश नहीं था, उस जिस देश में मतलब उपनिवेश नहीं रहता था, मतलब जहाँ पे फैक्ट्री वगैरह नहीं रहता था, उस क्या होता था, तो निवेश की चाहत में परेशान रहता था। मतलब जिस देश में नहीं रहता तो वह देश क्या रहता था, उस देश में अपने देश में वो उपनिवेश करने की चाहत में परेशान रहता था। यूरोप उपनिवेशवाद के मद में इतना अंधा हो गया था कि जिस राष्ट्र के पास उपनिवेश नहीं था उसे हीन दृष्टि से देखा जाता था। और ये ज़्यादा कहाँ डेवलप हुआ था? स्टार्टिंग में यूरोपीय कंट्री में ही डेवलप हुआ था। और यूरोप कंट्री में ऐसी भावना लोगों में हो गया था कि यदि जिसके पास उपनिवेश नहीं है, जिस राष्ट्र के पास, तो उसे कैसे देखा जाता है? हीन दृष्टि से मतलब देखा जाता था। बड़े उपनिवेश वाले राष्ट्र को आदर दृष्टि से देखा जाता था, और जो बड़े निवेश वाले राष्ट्र होते थे उसे कैसे देखे जाते थे? मतलब आदर के भाव से देखा जाता था। तो इस मतलब उपनिवेशवाद ने ऐसे ही धीरे-धीरे क्या किया कि सब देश पे कब्ज़ा करने लगा। उसके बाद वहाँ पे अपना कोई भी कंपनी अपना देश का यदि लगाएगा कंपनी किसी अदर देश में, तो वहाँ पे सेना भी प्रोवाइड करेगा। ऐसे-ऐसे करते-करते क्या होता था कि उस देश को गुलाम कर लेता था।
तो इसलिए ना जब महात्मा गांधी सब आंदोलन किया तो सबसे पहले क्या बोला था कि मतलब कपड़ा सब जितना भी अंग्रेजी सामान है इंग्लिश इंग्लैंड का वो सारी चीज़ को क्या किया था, बहिष्कार किया था। इसी चलते कि हम इससे मतलब आदत से मतलब छूटेंगे तो धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, मतलब ना मतलब कोई भी चीज़ बनाना स्टार्ट करेंगे और इसके औद्योगिक से हम निजात पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, और ये आपके क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट है। यदि आपके लिए 5 नंबर या 7 नंबर में भी आता है, यदि आप पूरा लिख देंगे तो आपको अच्छा मार्क मिल जाएगा। यदि सिर्फ इतना पूछा जाए उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, तो इतना भी लिख सकते हैं यदि 2 नंबर में रहेगा। यदि 5 नंबर में रहेगा तो ये औद्योगिकरण वाला को लाइन को हटा देंगे, यहाँ तक लिखेंगे उपनिवेशवाद, और थोड़ा औद्योगिकरण के बारे में बताएंगे, नहीं होगा तो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, और यहाँ से स्टार्ट कर देंगे तो हमें 5 नंबर मिल जाएगा। यदि दोनों क्वेश्चन अटैच है तो पूरा लिखना पड़ेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर